वेलकम बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्णांक में हमने देखा था कि हमें पूर्णांकों की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। इसमें हमने विपरीतता के कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें हमने देखा था अगर एक ही समय पर एक व्यक्ति दाएं तरफ जा रहा है और एक व्यक्ति बाएं तरफ जा रहा है तो हमें दोनों तरफ को हम एक चिन्ह से प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमें फिर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ लाभ हानि का कॉन्सेप्ट, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और नीचे के तापमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि को समझाने के लिए भी हमें विपरीत चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। तो हमने ऋण चिन्हों को यानी ऋण पूर्णांकों को भी अपनी संख्याओं में शामिल कर लिया। तो जो हमारी पूर्ण संख्याओं का समूह था उसमें जब हमने ऋण संख्याओं को भी शामिल किया, ऋण पूर्णांकों को भी, तो जो है हमारा नया जो हमें ग्रुप मिला उस ग्रुप को हमने नाम दिया था पूर्णांक। यहां तक हमने समझ लिया था बच्चों। आइए अब उसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। तो इसको आज हम समझेंगे। देखिए, एक सीधी रेखा खींचिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक सीधी रेखा खींचिए, लगभग बीच में बिंदु, इसको हमने सीखा हुआ है लेकिन फिर देख लेते हैं। लगभग बीच में बिंदु O से लेकर इसके दोनों ओर परस्पर समान दूरी पर बहुत से बिंदु अंकित कीजिए। तो हमने एक सीधी रेखा यहां पर खींच ली, मध्य में हमने 0 दे दिया और समान दूरी पर जो है हमने बच्चों इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस तरह से समान दूरियों पर हम बिंदु अंकित कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमने जब इस तरह से हम अंकित कर लेंगे, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, O द्वारा 0 निरूपित करके इसकी दाईं ओर के क्रमागत बिंदुओं को क्रमशः +1, +2, +3 एंड सो ऑन अंकित कीजिए। अब यहाँ पे हमने 0 को जो है वो O से निरूपित कर दिया या 0 कहिए। उसके बाद दाएं तरफ जो है हम क्या करेंगे, +1, +2, +3, +4। इसके विपरीत O से बाईं ओर क्रमागत बिंदुओं क्रमशः -1, -2, -3 अंकित कीजिए। तो इस साइड हमने कर दिया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्या रेखा पर निरूपित हैं। तो इस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं बच्चों। विपरीत संख्याओं का संयोग। अब कह रहा है विपरीत संख्याओं का संयोग। देखिए हम समझते हैं इसको। खेल के मैदान में एक रेखा पूरब पश्चिम दिशा में रस्सी और चूने की सहायता से खींचिए। लगभग मध्य में स्थित एक बिंदु के दोनों ओर फीते की सहायता से 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से बहुत से बिंदु चिन्हित कीजिए। लगभग मध्य में अंकित बिंदु को 0 से निरूपित करके अन्य बिंदुओं द्वारा पूर्णांकों को निरूपित कीजिए। 0 से 5 मीटर पूरब जाकर +5 पर पहुंचिए। +5 से 5 मीटर पश्चिम जाकर हम कहां पहुंचते हैं, 0 से 5 मीटर पूरब की ओर का विस्थापन होगा +5, 5 मीटर पश्चिम की ओर का विस्थापन होगा -5। तो अब क्या होगा, इस प्रकार +5 और -5 के दोनों विस्थापनों का संयुक्त परिणाम क्या होगा, +5 + -5 = 0। इसको देखिए बच्चों, हम यहां से समझते हैं, इसको हम +5 कर देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। ये कह रहे हैं कि एक बार जो है हम यहां से चले, ठीक है, और हम कहां तक गए, +5 तक गए, ठीक है। दूसरी बार जब हम चले तो दूसरी बार हमने क्या किया, इसके विपरीत दिशा में 5 फिर वापस आए, तो हम कहां पे पहुंच रहे हैं, 0 पे। इसीलिए इन्होंने ये तर्क दिया कि +5 + -5 = 0। यानी अगर हम धन पूर्णांक के बराबर ही ऋण पूर्णांक को उसमें जोड़ दें तो हम कहां पहुंच रहे हैं, हम 0 पर पहुंच जा रहे हैं। इसी प्रकार 0 से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाकर -5 विस्थापन प्राप्त करें। पुनः वहां से 5 मीटर पूरब की ओर आकर +5 विस्थापन प्राप्त करें। दोनों विस्थापनों का संयुक्त परिणाम क्या है, -5 + +5 = 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि +5 और -5 परस्पर विपरीत ऐसे पूर्णांक हैं कि +5 + -5 = 0। इस प्रकार -7 और +7 परस्पर विपरीत पूर्णांक हैं। आइए इसको भी मैं आपको एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट के जरिए समझा देती हूँ। अगेन ये बोल रहे हैं कि अगर हम पहले बार में
कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। पहली बार में हम -5 तक विस्थापन को प्राप्त करते हैं, फिर हम जो है वापस आते हैं +5, तो भी हम कहां पहुंचे बच्चों, तो भी हम पहुंचे 0 पर। तो इस तरह से इन्होंने समझाया है कि +5 -5 का विपरीत पूर्णांक है। इस तरह से +7 -7 का भी विपरीत पूर्णांक होगा। कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। तो देखिए -6 का क्या हो जाएगा बच्चों, +6, +9 का -9, -11 का +11, +12 का -12, -17 का +17। बस आपको क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। मान बताइए, -11 +11 तो होगा क्या, 0 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, मैं एक लिख के दिखा दे रही हूं आपको ऐसे लिखना है इसको, -11 +11 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से आपका +9 + -9 इज इक्वल टू 0, +13 + -13 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल 0 होता है। ठीक है, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और दोनों का योग हमेशा 0 होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मतलब सिलेबस के भी दृष्टि से, और अगर आप 8th में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए नवोदय और एज वेल एज जो है आपका एनएमएमएस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर धन पूर्णांक 0 के दाहिनी ओर है, तो अभी हमने देखा, और ऋण पूर्णांक 0 के बाईं ओर है। देखिए ये जो आपकी संख्या रेखा है यहाँ पे 0 है, तो इस साइड यानी दाहिने साइड क्या है, धन पूर्णांक, और बाएं साइड क्या है, ऋण पूर्णांक। संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े या युग्म। तो देखिए यहां पर हम जब युग्म बनाएंगे तो देखिए +1 का -1 है, -2 का +2 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। -3 का +3 है, -4 का +4 है, या +4 का -4 है। यानी प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत उसका विपरीत एक ऋण पूर्णांक अवश्य है, और दोनों का योगफल क्या है, 0। प्रत्येक धन पूर्णांक की संगतता एक ऐसे ऋण पूर्णांक से है जिसकी 0 से वही दूरी है जो धन पूर्णांक की 0 से है, किंतु विपरीत दिशाओं में है। अब दूरी के कॉन्सेप्ट से भी आप देखेंगे तो बराबर दूरी आपको यहाँ पे दिख रही है। अगेन ये कह रहे हैं कि हम धन और ऋण पूर्णांकों के ऐसे जोड़े बना सकते हैं जो परस्पर विपरीत हैं, अतः हम इन जोड़ों को विपरीत दिशाओं में मापन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणतः यदि ऋण 40 रुपए की हानि को व्यक्त करता है तो धन 40 रुपए के लाभ का परिचायक है। पूर्णांक -3 -2 -1 आप एंड सो ऑन लेते आएंगे, यानी माइनस अनंत से -3 -2 -1 0, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन है। संख्याएं +1 +2 +3 धन पूर्णांक हैं, संख्याएं -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऋण पूर्णांक हैं। शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक हैं। योगात्मक प्रतिलोम, यदि दो पूर्णांकों a तथा b का योग 0 हो तो a और b को परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। चूंकि +a + -a इज इक्वल टू 0, अतः किसी पूर्णांक a के संगत विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक -a को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे चूंकि +6 + -6 इज इक्वल टू 0, अतः +6 और -6 परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है। इसे भी जाने, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, चूंकि 0 + 0 0 होता है, अतः 0 का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं 0 ही है। और एक चीज मैं यहाँ पे और आपको क्लियर करना चाहूंगी, जो मैं पहले ही भी आपको बता चुकी हूँ, पुराने वीडियोस में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो है आपका 0 जो है वो ना तो धन पूर्णांक है बच्चों और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 आपका ना तो धन पूर्णांक में आता है और ना ही ऋण पूर्णांक में आता है, इसलिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बच्चों और आपको इसको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों की तुलना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर के तापमान और 5 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में कौन अधिक है। अब हमें पता करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर और 5 डिग्री सेल्सियस नीचे में से कौन बड़ा है। कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। +5 और -5 पूर्णांकों में कौन बड़ा है। तो सेम क्वेश्चन है, तो देखेंगे 0 हमारा यहाँ पे है, धनात्मक पूर्णांक दाईं ओर है और ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर है। पूर्ण संख्याओं के कॉन्सेप्ट से ही हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में संख्या रेखा पर दाहिनी ओर स्थित संख्या अपने बाईं ओर स्थित संख्याओं से बड़ी होती है। यानी संख्या रेखा पर जो भी दाहिनी ओर होगा वो बड़ा होगा और जो बाईं ओर होगा बच्चों वो छोटा होगा। जैसे 8 बड़ा है 6 से, जिसके समानार्थी 6 छोटा है 8 से, यानी संख्या रेखा पर 8 दाहिने तथा 6 उसके बाएं हैं। यही नियम यथावत पूर्णांकों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अतः दो पूर्णांकों में जो संख्या रेखा के दाहिनी ओर होता है वो अपने बाएं ओर के पूर्णांक से बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर +5 जो है वो दाहिनी ओर है, जबकि आपका -5 बाईं ओर है। तो यहाँ पे +5 जो है वो बड़ा है। आपको याद रखने हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। जितने भी धन पूर्णांक होंगे वो ऋण पूर्णांक से बड़े होंगे। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्लास में मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ कि बताइए कि -1 लाख बड़ा है या 0 बड़ा है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि -1 लाख या आप रख लीजिए -1000 बड़ा है या 0 बड़ा है। कौन बड़ा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। ठीक है, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। अब देखिए, जैसे 5 बड़ा है 3 से, लेकिन 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 छोटा होगा ऋण 3 से। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो बड़ा पूर्णांक है यानी जैसे 5, उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा -5, वो छोटे पूर्णांक यानी 3 के योगात्मक प्रतिलोम यानी -3 से छोटा होगा। ध्यान रखेंगे आप, ऋण संख्या में जितनी बड़ी संख्या होगी वो छोटी वाली से छोटी होगी। इस तरह से आप एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि देखिए आप देखिए -9 जो है वो छोटा होगा -1 से। ठीक है, जबकि 9 क्या है, 9 आपका बड़ा है 1 से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों को हम इंटीजर बोलते हैं। संख्या रेखा खींचिए, इस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। देखकर बताइए कि +6 0 से कितनी दूरी पर है और -6 0 से कितनी दूरी पर है। उपयुक्त दूरियों में क्या संबंध है। तो आप देखेंगे कि दोनों दूरियों का परिमाण 6 है। इस प्रकार 6 को हम +6 और -6 का निरपेक्ष मान यानी परिमाण कहेंगे। देखिए, इसको हम यहाँ के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, यहाँ +6 कर देती हूँ और यहाँ -6। अब आप ध्यान देंगे कि इनके कहने का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर जब हम चल रहे हैं तो कितने खाने हम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी +6 पे जाने के लिए हमने टोटल कितने खानों की दूरी तय की, 6। इसी तरह से -6 पे जाने के लिए 1 2 3 4 5 6, -6 पे जाने के लिए भी हमने टोटल 6 खानों की दूरी तय की। यानी परिमाण जो है वो कितना है, 6। चाहे हम +6 पे जा रहे हैं चाहे हम -6 पे जा रहे हैं, परिमाण हमारा क्या है, हमेशा 6। तो उसी को इन्होंने कहा कि +6 और -6 का परिमाण क्या होगा, हमेशा 6 होगा। और उसी को इन्होंने कह दिया एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान। तो इस तरह से -6 के निरपेक्ष मान को इस तरह से आप 2 लाइन खींचेंगे और उसके बीच में -6 लिखेंगे, और +6 के निरपेक्ष मान को आप 2 लाइन खींच के ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और +6 लिखेंगे। इस प्रकार तो हम इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं जो निरपेक्ष मान -6 निरपेक्ष मान +6 इज इक्वल टू 6, या इंग्लिश में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +8 इज इक्वल टू 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +9 इज इक्वल टू 9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0।
नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रयास कीजिए, खाली जगह भरिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +11 भर लेते हैं बच्चों 11। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -47 47। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 13 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 इज ऑलवेज 12। यहां पर बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 3A को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पूर्णांक है क्या और पूर्णांकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इस वीडियो में हमने सीखा कि पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक भी होते हैं जिनको जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, और माइनस और प्लस पूर्णांकों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि जो हमारा निरपेक्ष मान है, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका वही संख्या होगी बिना किसी चिन्ह के। ठीक है, अब शून्य की बात आती है तो शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा शून्य होगा और शून्य का योगात्मक प्रतिलोम भी शून्य होगा। यहां पर मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूं कि शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।